हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जुलाई मैं मोहम्मद इलियास आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में जो कि लेक्चर 22 था उसमें हमने किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो है किरचॉफ सेकंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो किरचॉफ सेकंड रूल को हम वोल्टेज रूल भी कहते हैं, वोल्टेज रूल, और इससे एक और नाम से भी हम जानते हैं लूप रूल, लूप रूल। ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट रूल में जो कि करंट रूल था, उसमें हमने कहा था कि किरचॉफ ने क्या कहा कि जो क्लोज सर्किट में जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स है वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। इसी तरह से किरचॉफ वोल्टेज रूल में क्या है कि इन ए क्लोज सर्किट में जो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं इन ए क्लोज सर्किट the algebraic sum of potential difference is always zero. ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जो वोल्टेज रिले, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सम ऑफ जो किसी भी लूप के अंदर, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या आता है, वो हमेशा जीरो आता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ भी होता है। हमने पहले पढ़ा था ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है। तो वोल्टेज को हम इससे भी लिखते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, V इक्वल टू IR। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस को भी हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक लूप बनाएं, इस तरह से हम एक लूप बनाएंगे, मान लेते हैं कि ये R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। ठीक है। तो इसका EMF मान लेते हैं कि E1 है, इसका EMF मान लेते हैं, इस सेल का EMF जो है वो E2 है, और यहाँ से जो करंट आ रहा है इससे हम नाम देंगे I1। यहाँ से जो करंट जाएगा, कन्वेंशनल करंट आपको पता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। तो इससे मान लेते हैं कि E2 है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल, अगर ये पोटेंशियल अगर सेम है तो इस तरफ से जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि I3 करंट इस तरफ से जा रहा है, तो यहाँ पे करंट इस तरह से जाएगा, यहाँ पे फिर से I2 करंट इस तरफ आएगा, यहाँ पे I1 करंट इस तरफ से जा रहा है। ठीक है। ठीक, इसे नाम दे देते हैं A, B, C, एक मिनट, D, E, F। ठीक है। तो अब जो है हम पहले लूप में देखेंगे कि टोटल वोल्टेज जो है वो क्या है। तो किरचॉफ्स के हिसाब से जो इस लूप में A, B, E, F में, ठीक है, A, B, E, F, A में जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पे पहले साइन कन्वेंशन हम देख लेते हैं कि इसमें याद रखना जो साइन कन्वेंशन यूज होता है,
साइन कन्वेंशन, ठीक है। पहला साइन कन्वेंशन ये है, अगर जो है हम जो है इस लूप में अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट में भी करंट के साथ साथ अगर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट जो कि वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमने अभी कहा कि वोल्टेज क्या क्या होता है, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, और प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस भी क्या है, वोल्टेज है। ये दोनों वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इस करंट और रेजिस्टेंस की वजह से, अगर हम करंट के डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं और ये आए करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू पोटेंशियल अगर हम देख रहे हैं और हम करंट के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस लूप में चलते समय अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगर पहले आ जाए तो हम ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ईएमएफ को हम कब नेगेटिव कब पॉजिटिव लेंगे, अगर ट्रैवर्स करते समय, इस लूप में चलते समय, इस लूप में ऑब्जर्व करते समय अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो हम इसे नेगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट को हम पॉजिटिव कब लेंगे, अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर हम इनवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ मूव कर रहे हैं तो हम उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, अगर हम अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट जा रहे हैं तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस लूप का हम टोटल पोटेंशियल देख लेते हैं। इस लूप में देख लेते हैं ए बी ई एफ ए, इस फर्स्ट लूप में, इस लूप में, ठीक है। इस लूप में हम देख लेते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से आया, फिर यहाँ से यहाँ पे करंट I3 जा रहा है और हमारा रेजिस्टेंस I2 है। तो ये वोल्टेज है V इजिकल टू आई आर, तो यहाँ पे V इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है, तो ये भी एक वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल I3 R3, देखिए हम यहाँ से इस तरफ देख रहे हैं और करंट भी इसी तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, यहाँ पे करंट I1 जा रहा है और रेजिस्टेंस हमारा R1 है, और हम इसी तरफ जा रहे हैं और करंट भी इसी तरफ फ्लो हो रहा है, तो हम इसे भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये आएगा I1 R1। अब देखिए यहाँ पे चलते समय नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, ठीक है। तो हम ईएमएफ को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इन सब का सम जो है वोल्टेज रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए, ये हमेशा 0 आना चाहिए। तो ये हमारा वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह से हम टोटल वोल्टेज किसी भी सर्किट का टोटल वोल्टेज हम R3, ठीक है। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब करंट भी जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो ये हम भी ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं, तो ये I1 R1, तो ये पॉजिटिव हम लेंगे, I1 R1। अब यहाँ से चलते समय फिर से क्या आ रहा है, ईएमएफ हमारा पहले आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल पहले आ रहा है, तो हम इस ईएमएफ को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस E1। तो इन सब का सम जो है वोल्टेज रूल के हिसाब से क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इस तरह से जो है वोल्टेज रूल हमें कहता है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस है इस पूरे लूप में या इस लूप में या इस पूरे लूप में, वो हमेशा क्या आना चाहिए, वो हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक। तो ये हुआ किरचॉफ्स सेकंड रूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज।
इसका डायग्राम मैं बना लेता हूँ। R ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो किस काम आता है, जो अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है 4 रेजिस्टेंस को इस अरेंजमेंट में रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से रखते हैं। यहाँ पे है हम एक गैल्वानोमीटर का भी यूज करते हैं। तो गैल्वानोमीटर क्या होता है? गैल्वानोमीटर एम मीटर की तरह ही होता है, करंट मेजर करता है। ठीक है, आपको मालूम होगा एम मीटर जो है, एम मीटर वो डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? जो करंट मेजर करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, तो इसी तरह से गैल्वानोमीटर भी क्या करता है? करंट को ही मेजर करता है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल करंट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर भी एम मीटर की तरह ही होता है, करंट मेजर करता है, लेकिन ये स्मॉल करंट को भी मेजर कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमारा जो है 4 रेजिस्टेंस में से 3 रेजिस्टेंस हमें मालूम होता है। हम इसके हिसाब से जो है हम चौथे रेजिस्टेंस को हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट में आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 इस साइड 4 रेजिस्टर रखा हुआ है और बीच में हमने एक गैल्वानोमीटर रखा हुआ है। जब करंट यहाँ से फ्लो होगा, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, इसको मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ, इससे बी पॉइंट लिख देता हूँ। जब ये करंट जो है ए पे पहुँचेगा तो करंट डिवाइड होगा, आधी करंट यहाँ से चली जाएगी और आधी यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि I1 करंट जो है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है। ठीक है, तो यहां से कितना करंट फ्लो होगा? तो यहां से जाएगा I माइनस आई वन। ठीक है, अगर टोटल करंट I है तो यहां से जो करंट I1 करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कितना बचा? I माइनस I1 करंट बचा, तो ये यहां से फ्लो होगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, इसे मैं C लिख देता हूँ, इसे मैं D लिख देता हूँ। अब ये जब ये I1 करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे फिर से डिवाइड होगा करंट, आधी करंट यहाँ से चली जाएगी और थोड़ी यहाँ से चली जाएगी। मान लेते हैं कि इस करंट को हम नाम रखेंगे IG करंट, और यहाँ से जो जा रहा है वो होगा हमारा I1 माइनस IG करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट जब यहाँ पे इसके साथ मिलेगा, IG करंट के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा टोटल करंट क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा हमारा I माइनस I1 प्लस IG। ये करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होगा और ये सारा फिर से यहाँ पे मिलके क्या बनेगा? I करंट बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक, अब हम जो है इस हाफ में जो है, इस पहले हाफ में वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा के इसका सम निकालेंगे। ठीक है, इस हाफ में। ठीक है, ACDA। पहले हम इस हाफ में किरचॉफ्स करंट रूल अप्लाई करके हम इनके वोल्टेज को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं I1P, क्योंकि ये वोल्टेज है, सम ये प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? इस रेजिस्टेंस का नाम रखा है हमने P, इस रेजिस्टेंस का Q, इसका S, इसका R। ठीक है, I1P ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि करंट भी इस तरफ फ्लो हो रहा है और हम भी इसी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जब यहाँ से इस तरफ आएगा तो करंट भी इस तरफ फ्लो हो रहा है। गैल्वानोमीटर भी रेजिस्टेंस का ही काम करता है। ठीक है, तो ये भी क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। IG
अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम इस तरफ देख रहे हैं और करंट जो है किस तरफ फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आएगा हमारे पास माइनस I1 R इक्वल टू इन सब का सम जो है वोल्टेज रूल के हिसाब से क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इस पूरे लूप में देखेंगे, पूरे ऑटर लूप में देखेंगे कि टोटल करंट जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा नहीं, अब हम इस सेकंड लूप में देखेंगे कि टोटल करंट क्या आ रहा है इस लूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा I1 माइनस IG Q, और यहाँ से अब हम इस तरफ आ रहे हैं और ये करंट जो है इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये फिर से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस यहाँ पे करंट जो है वो इसकी वैल्यू है हमारे पास I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, और जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये जो है करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, माइनस IG G इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है इसका फॉर्मूला बनाना है ताकि हम जो है अननोन रेजिस्टेंस, इसमें से जो हमें अननोन रेजिस्टेंस है हम उसे निकाल सके। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर है, अगर आपने लैब में देखा होगा, लेबोरेटरी में देखा होगा, तो गैल्वानोमीटर इस तरह का होता है। तो यहाँ पे बीच में 0 लगा होता है और यहाँ पे इसका ये निडल होता है। ठीक है, तो अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट कर जाता है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये निडल जो है लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रही हो तो ये बीच में ही रहता है, 0 पे ही रहता है, डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रेजिस्टेंस R को थोड़ा सा वेरी करना है ताकि जो है यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पी जितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है वो आर भी उतना ही करे, और इन दोनों के दरमियान, सी और डी के दरमियान जो है पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, हमें आर को थोड़ा सा वेरी करके इन दोनों के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है, सेम करना है। ये इस तरह, अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाए, अगर यहाँ और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाए, तब जो है करंट फ्लो नहीं करेगी। ये इस तरह से, जैसे आपके पास अगर किसी बॉटल में अगर पानी हो, तो अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखेंगे तो पानी जो है ना इस साइड फ्लो होगा ना इस साइड फ्लो होगा, लेकिन आप एक साइड को अगर आप थोड़ा सा रेस करेंगे तो पानी जो है ये हाई पोटेंशियल पे होगा, पानी जो है यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेगा। अगर आप इस साइड को थोड़ा सा ऊपर उठाए तो पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेगा, लेकिन आप अगर उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखें तो अगर पोटेंशियल दोनों साइड बराबर है तो ये पानी ना यहाँ से यहाँ फ्लो होगा ना यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। इसी तरह से अगर इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट जो है यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करेगा, तब जो है ये IG करंट जो है ये 0 बन जाएगा और ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस केस में अगर ये हो जाए, अगर गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, इस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा ब्रिज है, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम R को वेरी करके IG करंट को 0 बनाए, IG करंट मान लेते हैं कि ये 0 हो चुका है, ब्रिज हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर हमारा ब्रिज बैलेंस हो चुका है इसका मतलब है IG करंट जो है वो 0 हो चुका है। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में आप देखिए, IG अगर 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म जो है, ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, इसको मैं हटा सकता हूँ इस इक्वेशन से। ठीक है, इस इक्वेशन से मैं हटा सकता हूँ, यहाँ पे ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो मैं इस टर्म को भी हटा सकता हूँ, इस टर्म को भी मैं हटा सकता हूँ, यहाँ से ये भी हट जाएगा, IG करंट 0 हो चुका है तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से ये भी हट जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे बना, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं इसीलिए मैं यहाँ पे ही इनको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बना I1P
माइनस आई वन आर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा बना आई वन क्यू माइनस आई वन एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई वन पी। अगर ये मैं माइनस साइन को इस पूरे टर्म को इक्वल टू के उस साइड ले जाऊं तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा आई माइनस आई वन आर। ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन को अगर फिर से मैं वही चीज करूं, इस पूरे माइनस टर्म को मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाऊं तो ये भी क्या होगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा आई वन क्यू इक्वल टू आई माइनस आई वन एस। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को, इसको मैं थर्ड लिख देता हूं, इसको मैं फोर्थ लिख देता हूं। इस इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, सीधे सीधे मैं कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं इस तरह से, तो ये क्या होगा, आई वन कट हो जाएगा और आई माइनस आई वन कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आ गया, P बाई क्यू, यहाँ पे P बाई क्यू रहा, यहाँ पे R बाई S रहा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा आखिर पे आएगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो P Q R S ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें से अगर तीन रेजिस्टेंस, अगर इनके तीन रेजिस्टर का वैल्यू अगर हमें पता है तो हम चौथे रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पता है, इसको मैं मिटा देता हूं फिर से। मान लीजिए P का वैल्यू आपको पता है, P जो है वो 4 ओम का है। ठीक है, और R का वैल्यू आपको पता है, R का वैल्यू है 2 ओम। और मान लीजिए Q का भी वैल्यू आपको पता है, Q का वैल्यू है 1 ओम। ठीक है, तो हम जो है S का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से निकालना है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। तो P हमारे पास क्या है, 4 है, Q हमारे पास क्या है, 1 है, और R हमारे पास क्या है, 2 है, और S, तो S की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, 4S इक्वल टू 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो S हमारा क्या होगा, S हमारा होगा 2 बाई 4, फिर 2 1 0 2 2 4, तो S हमारे पास आएगा 0.5 ओम। तो इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके हम जो है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें इसमें क्या होना चाहिए, तीन रेजिस्टेंस, इन 4 रेजिस्टर में से 3 रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तभी हम चौथे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें तो इसके लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू।